सवाल का जवाब हम्म। किसी तरह दें तो वो फिर आगे से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है फिर। नो प्रॉब्लम। सो अभी हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट आपके पास एक हैंड में है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आपकी कंपनी स्टार्ट कर रही है। ठीक है। तो स्टार्ट करने से कुछ पहले प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी होती है। ठीक है। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि ये प्रोजेक्ट जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। क्या हम ऐसी सलाहियत काबिलियत रखते हैं कि हम इसे कर सकते हैं। ठीक है। हम हमारे लिए प्रोजेक्ट फाइनेंशियली फिजिबल है। ठीक है। टेक्निकली फिजिबल है। रिसोर्सेज हैं। स्किल सेट है। सारा कुछ देखा जाएगा। ठीक है। फाइनेंशियली, टेक्निकली। ठीक है। अच्छा, हम इस प्रोसेस को कुछ प्री इनिशिएशन का नाम दे देना। इनिशिएशन से भी पहले तो वो भी बेहतर होगा। क्यों कि बेसिकली अभी पीएमआई के मुताबिक प्रोजेक्ट जो है वो तो चार्टर से स्टार्ट होता है। ठीक है। या पीएमआई कहता है कि जी हर प्रोजेक्ट जो है उसका चार्टर बनाओ। ठीक है। हम उससे पहले की बात कर रहे हैं कि भाई बिजनेस केस किधर है, इसको फंड कौन करेगा, इसका पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। तो चलो प्री इनिशिएशन फेज, शायद आपका सवाल इससे रिलेटेड है, शायद इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर देना चाह रहा हूँ। यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसे 10-15 मिनट में ना ठीक ऐसे है। एक वॉक थ्रू करवा दें प्रोसेस में ठीक है। कि पूरे में क्या ठीक है। क्या चीजें हैं। ठीक है। तो हम बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट बिजनेस केस के बिना स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। बिजनेस केस के अंदर आपके पास उसके अंदर क्या होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक मेन चीज़ है। तो थोड़ा बहुत फार्मूला तो किसी ने लगाया ही होगा कि इसका कॉस्ट क्या है इस प्रोजेक्ट की, उसका बेनिफिट। ठीक है। ये तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किस तरह हो सकता है। सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हो सकता है कि इसका प्रॉफिट लॉस क्या है, इसमें इसमें कॉस्ट क्या आने वाली है और इसका बेनिफिट क्या है, वो भी हो सकता है। और कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं जैसे हमने पढ़े थे, पे बैक पीरियड कितना है इसका, जी पैसा कितनी जल्दी रिकवर होगा। ठीक है। और ये वो सारा कुछ, लेकिन वो लगा लोगों कि अगर किसी ने कह दिया कि भाई प्रोजेक्ट फायदेमंद है, करा जाना चाहिए। ठीक है। करा जाना चाहिए, तो उसके बाद ये भी क्वेश्चन आएगा कि ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन क्या इतने भी पैसे हमारे पास हैं जितने इसकी कॉस्ट बताई जा रही है, तो वो इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। ठीक है। एक बोर्ड बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कि गो नो गो डिसीजन लेनी है कि नहीं, उसको हम कहते हैं मर्डर बोर्ड। वो मर्डर बोर्ड होता है, उसका नाम है मर्डर बोर्ड। उसने मर्डर ही करना है, आईडीए को कत्ल कर देना है, उसने कहना है तो ऐसे भी तैसे। अच्छा। मर्डर बोर्ड के सामने जिस डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट प्रपोज किया है ना कि जी लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, वो कहता है जी प्रोडक्ट बनाओ। मार्केटिंग लेके आता है, कहता है जी मार्केट में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, प्रोडक्ट बनाओ अपनी, ऐसे करो, बड़ी डिमांड है। तो उसी डिपार्टमेंट को आके मर्डर बोर्ड को अपना बिजनेस केस प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई क्या इसकी रीजनिंग है, क्या इस प्रोजेक्ट की स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन दो। हमें जस्टिफिकेशन चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए कि हम ये नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, नई सर्विस इंट्रोड्यूस करेंगे, इसकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन क्या है, कितना पैसा हम बना सकेंगे। ठीक है। इतनी हम कॉस्ट लगाएंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अगर तो वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। मर्डर बोर्ड के अगेंस्ट तो मर्डर बोर्ड गो नो गो डिसीजन दे देगा। गो नो गो हम्म। डिसीजन दे देगा। ठीक है। मतलब ये है कि वो फंडिंग कर देगा। अब इसके बाद पीएमआई कहता है कि पीएमआई के दो प्रॉब्लम है। वो कहता है एक बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बनाओ। बेनिफिट, अब ये जो कुछ भी ऊपर हुआ है ना, एक तो बिजनेस केस बनाओ और दूसरा बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान भी बनाओ। ये दो डॉक्यूमेंट की बात पीएमआई जरूर करता है। कहता है बिजनेस केस लाजमी होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट का और दूसरा बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। और इसके अंदर भी वादे वही होते हैं कि जी बेनिफिट जो भी हमने आपको कहा है कॉस्ट के अगेंस्ट जो इसका बेनिफिट है, कि लेट से आप एक ट्रेन बना रहे हैं जिसे दुनिया यूज करेगी, तो वो 1 साल बाद अचीव हो जाएगा या 5 साल में अचीव होगा। तो जो बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है या बेनिफिट रियलाइजेशन प्लान है, ठीक है, मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें एक रोड मैप दिया जाता है कि जी ये 1 साल में पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, 2 में हो जाएगी, सालाना इस तरह होगी। इतने ज़्यादा लोग इसको इनिशियली यूज़ करेंगे, फिर उनमें 10% इजाफा होना शुरू हो जाएगा। फिर ये जो है एक वक्त आएगा कि 1 मिलियन लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे इस नई सर्विस को। तो वो बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बन जाएगा। तो दो डॉक्यूमेंट आपने जहन में रखने हैं कि जो प्रोजेक्ट अभी इनिशिएट ही नहीं हुआ ना, प्री इनिशिएशन में,
एक उसका नाम है बिजनेस केस और दूसरे का नाम है बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। फिर आप आ जाएंगे प्रोजेक्ट की इनिशिएशन फेज में। ठीक है, इसको कहते हैं कि जी यहाँ पे जो पीएमआई कहता है कि जी प्रोजेक्ट चार्टर अपॉइंट, प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट होगा। इससे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे अपॉइंट होता, प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं हुआ था, प्रोजेक्ट का तो कोई बजट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो किसको हायर करते हैं हम? तो अब हम प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर कर लेंगे, कहेंगे भाई साहब और बहन जी आपको प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लिया गया है, अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। बंदा आएगा कहेगा पीएमआई पढ़ के आया हूँ, पीएमपी पढ़ के आया हूँ। मेथोडोलॉजी कहती है कि जी प्रोजेक्ट, मैं मैनेजर हूँ ही नहीं प्रोजेक्ट मैनेजर जब तक कि मैं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। वो लाइसेंस है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट चार्टर, जिसका जिसको अब प्रोजेक्ट चार्टर मांगेगा, ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी आएगा वो मांगेगा जी प्रोजेक्ट चार्टर किधर है, आई एम आई ऑथराइज टू लीड दिस प्रोजेक्ट, दिस शुड बी सपोर्टेड बाय द प्रोजेक्ट चार्टर। अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट चार्टर विल वर्क विद द स्पॉन्सर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है, और उसी उसी डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कि इनिशिएशन की मेन आउटपुट जो है ना, दो डॉक्यूमेंट, एक प्रोजेक्ट चार्टर है, ठीक है, जो ऑथराइज करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको हम असाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिसोर्सेज टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। एंड उसके ऊपर प्रोजेक्ट चार्टर के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर का साइन भी होगा, नाम भी लिखा होगा, और स्पॉन्सर का साइन होगा, नाम लिखा होगा। कौन बनाता है? प्रोजेक्ट मैनेजर मिलकर स्पॉन्सर के साथ प्रोजेक्ट चार्टर को डिवाइस करता है। अगर प्रोजेक्ट चार्टर उसके आने से पहले नहीं बना हुआ, उसे आने से पहले अगर लोगों को मेथोडोलॉजी की नहीं समझना, तो कम से कम एक बिजनेस केस ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट मैनेजर के आने से पहले लाजमी लिखा गया होगा, बनाया गया होगा। तो प्रोजेक्ट चार्टर उसी को उठाता है, बिजनेस केस को, और उसी को डेवलप करता है इन द फॉर्म ऑफ अ चार्टर। ठीक है, जो इनपुट्स उसको मिलती हैं कलेक्शन से, बिजनेस केस को रिव्यू करके, अदर डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके, तो वो चार्टर को बनाता है। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या आ सकता है अपार्ट फ्रॉम, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कंसल्ट करता है? पहला मैंने कहा बिजनेस केस को कंसल्ट करता है, और बिजनेस केस के साथ साथ ऊपर बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान भी मैंने कहा, इसको भी कंसल्ट कर सकता है। और इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, कुछ आरएफपीज भी होते हैं, कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी होते हैं, ऐसा ही है ना, हम्म। उनको भी उठाता है। ठीक है, देखता है कि जी अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई बड़ा सिस्टम प्रोक्योर होने जा रहा है, जिसके लिए एक आरएफपी रेज किया गया था और बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे, और फिर एक पार्टी डिसाइड हो गई थी कि जो हमें ये वाला टर्न की सोल्यूशन डिलीवर करेगी इस एज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड आई एम द इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो कहेगा कि उठाओ आरएफपी, देखो कैसे टेंडरिंग शेंडरिंग क्या हुई थी, कौन से वेंडर थे, फाइनली कौन सिलेक्ट हुआ। वहां से उसको ना, उस वो इंटरेस्टेड है चार्टर की एक ड्राफ्ट शक्ल बनाने में, जिसके अंदर काफी सारी चीजों के अलावा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, उसके डिलीवरेबल्स आएंगे, ठीक है, उसके हाई लेवल रिस्क्स आएंगे, उसके क्या कहते हैं माइलस्टोन्स आएंगे, ठीक है, और उसके एजम्पशंस आएंगे। ये सारी चीजें लिख लुख के वो क्या कहेगा, चार्टर को साइन करवा लेगा। ठीक है, फिर एक डॉक्यूमेंट उसको होगा यार कि इस प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज कौन सी हैं, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। तो पीएमआई कहता है इनिशिएशन का जो दूसरा मेन डॉक्यूमेंट है ना, वो स्टेक होल्डर रजिस्टर है। ठीक है, स्टेक होल्डर रजिस्टर ऐसा है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को लाजमी बनाना है। तो दो डॉक्यूमेंट्स अब प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि इनिशिएट करते समय प्रोजेक्ट के बनाए, एक प्रोजेक्ट चार्टर और एक स्टेक होल्डर रजिस्टर। स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर जब हम चले जाएंगे ना, तो हम फिर कहेंगे कि जी पहले तो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लो भाई, तुम्हारे स्टेक होल्डर हैं कौन। जब आपको पता लग जाए तो उनका नाम, चीज, जगह, सारा कुछ उसके अंदर लिखते जाओ कि जी स्टेक होल्डर किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इसकी अथॉरिटी लेवल, ये पोजीशन क्या है, फिर इस प्रोजेक्ट मैनेजर का, इसका सॉरी स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या है। तो इसके बाद उनको एनालाइज करना शुरू करता है, पहले आइडेंटिफाई कर लेता है, फिर एनालाइज करना शुरू करता है डिटेल में कि भाई ये है कौन, आखिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है। ठीक है, और फिर उसकी मजीद कम्युनिकेशन नीड्स को आइडेंटिफाई करता है कि यार इस बंदे से मैंने प्रोजेक्ट के लिए बड़ा इन्फ्लुएंस बाय इन करना है, तो मुझे इस बंदे को कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, डे टू डे बेसिस पे इसे अप्रोच करूं। तो वो अगर आपको याद होगा कि स्टेक होल्डर मैट्रिक्स हम बनाते हैं कि जी स्टेक होल्डर पावर क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है।
या स्टेक होल्डर हम्म, का इंटरेस्ट क्या है प्रोजेक्ट में, फिर स्टेक हम्म, होल्डर का जो जिसे कहते हैं एटीट्यूड क्या है प्रोजेक्ट के बारे में। तो वो ऐसे ही है। उसका उसका फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हम उसकी इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अब उससे इंगेज कैसे करना है। बड़ा आदमी तो था, हमने ढूंढ लिया कि ये एक बड़ा आदमी है, इसको प्रोजेक्ट में इंगेज करके रखना है, लेकिन अब इसकी कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस क्या होंगी। तो स्टेक हम्म, होल्डर मैनेजमेंट प्लान की बात आ जाती है यहाँ पे, कि जी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान कहता है कि स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, और मुख्तलिफ तरह के स्टेक होल्डर से मुख्तलिफ तरह की हमने इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी बनानी है। तो उससे मिलता जुलता अब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान, ये दोनों मिलते जुलते डॉक्यूमेंट हैं। होती इनके अंदर स्ट्रेटेजीज ही हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान एक ओवरऑल है, जिसमें आप ये लिखते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे, इंगेज भी करेंगे, और मॉनिटर भी करेंगे। लेकिन स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान जो है वो कहता है कि जी दुनिया में जो भी मेथड यूज होते हैं लोगों को इंगेज करने के, वो 1 2 3 4 5 हैं। लिहाजा हम जो हैं 1 और 2 यूज करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस स्टेक और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सारे रिसोर्सेज हैं वो ऑन साइट अवेलेबल हैं। तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान थोड़ा स्पेसिफिक टू इंगेजमेंट होता है, इंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। और उसमें प्रोजेक्ट में जिसे कहते हैं ना कि जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि कल को हम कोई किसी जगह भी कोई हमें खोल के रोके ना कि यार व्हाट इज द बैकिंग, व्हाई यू आर यूजिंग MS टीम्स, व्हाई यू आर यूजिंग जूम। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारे प्लान के मुताबिक है, ये तो हमने ऐसे ही नहीं उठा लिया, हमने सोच समझ के इस प्लान के मुताबिक ये टूल उठाया है, ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, ये हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम इस तरीके से इंगेज किया करेंगे। हम स्लैक यूज करेंगे, हम टीम्स यूज करेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे, कुछ भी। तो रैंडमली कुछ नहीं होता, टाइम लिया जाता है सोच समझ के। बोलो। गुरु जी एक छोटा सा सवाल। हम्म। ये अगर सारी चीजों की प्रिपरेशन की बात की जाए, डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ उसकी टीम होगी, लोग होंगे, बजट वाले भी होंगे, टेक्निकल भी होंगे, प्लानिंग वाले भी होंगे, एग्जीक्यूशन वाले भी होंगे, साइट वाले भी होंगे, अगर कुछ फिजिकल प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आईटी का प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली प्रोग्रामर होंगे, कोडर होंगे, UX UI डिजाइन वाले होंगे, बाकी सारा कुछ सामने होगा, सामने बैठे होंगे सारे लोग। यहाँ पे ये हम अभी तक जितनी चीजों के, मेरे हिसाब से ये सारे डॉक्यूमेंट अभी हमने डिस्कस किए हैं मिसाल के हम्म। तौर पे, ठीक हो गया गुरु जी। तो ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ये प्रोजेक्ट या उसकी टीम बना रही होगी या प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहा होगा, या एग्जीक्यूट कैसे हो रहे होंगे ये वाले। अच्छा, ये जो पहला डॉक्यूमेंट है ना, ये वाला। ये तो डेफिनेटली स्पॉन्सर कोई आइडिया जनरेशन वाला बंदा आएगा, वो कहेगा यार मेरा ये काम है, ये मुझे करके हम्म। दो, ये मेरी बिजनेस केस स्टडी है, मुझे 5 मिलियन में चाहिए, ये इसका हिसाब है। हम्म। उसने किसी कंसल्टेंट से कोई चीज राय ली होगी और वो अपनी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेके बैठा होगा। बात समझ रहे हैं। बिजनेस एनालिस्ट होगा, या डिपार्टमेंट का बिजनेस एनालिस्ट होगा, जो BA होगा ना यस 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 किसी यस। डिपार्टमेंट का, वही बनाएगा, ठीक है। अच्छा, हु इज डूइंग व्हाट, चार्टर का मैंने बता दिया कि वो स्पॉन्सर के साथ मिलके PM ही बनाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजर ही बनाएगा, ठीक है। अच्छा, RFP वगैरह प्रोक्योरमेंट मैनेजर का काम होता है, वो किधर गया। यस 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 डेफिनेटली वो तो ठीक है, प्रोक्योरमेंट है। वो प्रोक्योरमेंट फिजिबिलिटी मैनेजर साइड, बनाएगा, फाइनेंशियल साइड तो ठीक है। कंसल्टेंट या फिर फाइनेंस टीम के लोग कर रहे तो होंगे। स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ही बनाएगा, ये अपने एग्जीक्यूशन के काम है। प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएगा, ठीक है। तो ये जो बाकी सारे प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स भी है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर का अगर कोई करने वाला काम है तो वो यही है कि PMI कहता है कि तुम ना प्रोसेस फॉलो करो, तुम चार्टर बनाओ, तुम स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाओ, तुम सही हो। जो कुछ आइडेंटिफाई करते जा रहे हो वो लिखते जाओ, लिखते जाओ, हम तुम्हें टेम्पलेट टूल्स देते जाते हैं। तुम नीचे सारा मुंह दे के ना, तुम प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर दो, प्रोजेक्ट का गवर्नेंस स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करो। नजर तो आए, हाँ बताओ। यहीं पे प्रोडक्ट ओनर भी आ जाता है ना। हम फिर बहुत दफा अपने सवालों में उसका भी क्लू देखते हैं कि प्रोडक्ट ओनर आ गया बीच में कहीं पे। अच्छा, वो यहाँ किस तक स्टेज पे यहाँ पे इन होता है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये कन्वेंशनल है और ये एजाइल है। अब ये इसके इसके हाँ। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट उठा लिया ना,
एजाइल वाला, तो उसमें क्या हो रहा होगा, इसी बिजनेस केस को लिखने वाला प्रोडक्ट ऑनर होगा। अच्छा। ठीक है, पैरेलल हम्म। प्रोडक्ट। यहाँ पे पीएम है इधर। अगर पीएम को मैं निकाल दूं तो मैं यहाँ पे स्क्रम मास्टर लिख देता हूँ। हाँ ओके। ठीक है, सही हो। अब इनिशिएशन में चार्टर है, इधर स्क्रम मास्टर आ गया, ठीक है, इधर प्रोडक्ट ऑनर आ गया। ठीक है, और क्या, और क्या, अच्छा, अब स्टेक होल्डर रजिस्टर वगैरह फिर अब इसके काम हो जाएंगे। हाँ डन हो गया, डन हो गया। ठीक है, बस बस गुरु जी, मुझे और समझ आ गया गुरु जी। एक आई और थिंक लास्ट टाइम ना आपने एक कंपैरिजन डॉक्यूमेंट भी मुझे शो किया था। हाँ, यहाँ पे एक एजाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, सीओई। ठीक है, हाँ और इस वाले मेथड में ना यहाँ पे एक पीएमओ आ जाता है। डन है। ये देखो कितनी खूबसूरत बात, आप देखो क्लियर हो गया। ठीक है, अब पीएमओ, अब ये जो नीचे मैंने अब किया है ना, बस नीचे आपको जो बताने लगा हूं, मैंने एक बात की थी गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब हम्म। ये जो दो एंटिटीज है ना, सीओई और पीएमओ, ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट मैनेजर से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बनाओ तुम, और प्रोजेक्ट की स्टेयरिंग कमेटी भी बनाओ। ठीक है, वो अब पीएमओ आ जाता है। पीएमओ आके कहता है कि जी मैं आपको गवर्नेंस प्रोवाइड करूंगा जी, मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा, मैं आपसे की रिस्क इश्यूज लूंगा, मैं जाके स्टीयरिंग कमेटी को प्रेजेंट करूंगा, आप मेरे वन ऑफ द पीएम है ऑर्गेनाइजेशन के। मैं इसी तरह सबके साथ करता हूँ। तो पीएमओ एक सेंट्रल डिपार्टमेंट हो गया, जिसके नीचे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर पीएम काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। हाँ, वो हर एक बंदे को उठाता है, हाँ भी तुम्हारा क्या मसला है, तुम की एक नया रिस्क प्रोजेक्ट पे काम। वो एक आगे एक वो बन जाता है, समझ गया। इश्यूज, अगर हम्म डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिपेंडेंसीज है आपस में, तो पीएमओ को पता होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स चुगलियां लगाते हैं पीएमओ को, यार उस प्रोजेक्ट वालों ने हमें लेट कर दिए ये वो, तो पीएमओ क्या करता है, लिख के दे दो मेरे स्लाइड में, हम्म। रिस्क बना के हाईलाइट कर दो, मैं जाके टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर दूंगा, आपको सपोर्ट बाइंग कर दूंगा। वो इधर की उधर, उधर की उधर, टॉप मैनेजमेंट को लगाता है चुगली। सही हो गया, समझ गया समझ गया, बस ये एक क्लियर हो गया। ठीक है, अब अ, अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ी सी, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि एक स्टीयरिंग कमेटी होती है। ठीक है, जिसको वीकली या बाई वीकली जो है डैशबोर्ड प्रेजेंट किया जाता है, कंप्लीशन स्टेटस दिए दिखाया जाता है। वही जो होती है फेस गेट रिव्यूज पे बैठती है, और प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, उसको डिसाइड करती है। अगर हम दोनों को साइड बाय साइड देखें कि गवर्नेंस प्रिडिक्टिव में कैसी होती है और गवर्नेंस एजाइल में कैसी होती है, तो कुछ चीज़ें तो आ जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, एजाइल में स्प्रिंट रिव्यू होते हैं, सही हो गया। स्प्रिंट रिव्यू होता है। और अगर मैं इधर देखूं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फेज गेट रिव्यू। ठीक है, सही समझ में आ रही है ना, हाँ कि हाँ, अब समझ में आ कन्वेंशनल रही है, प्रोजेक्ट में क्लियर फेज अब गेट क्लियर रिव्यू हो होता गया। है, राइट साइड पे स्प्रिंट रिव्यू होता है। ठीक है, अब हम अगर नीचे जाएं थोड़ा सा, ये जाने देते हैं, नया पेज खोलने देते हैं, इरेज कर दूं सारा। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया। नहीं, न्यू पेज नहीं आता ये, हाँ नीचे। ओके, सो यहाँ तक कोई कहानी कोई क्लियर हुई, कोई और सवाल? नहीं नहीं, अभी बहुत क्लियर होगी, जब आपने एक कंपैरिजन किया ना तो फिर क्लियर हो गया। हम्म, अच्छा, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो इधर एक अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, इस साइड पे मैं फिर इसे कहूँगा कि ये सी ए कन्वेंशनल है, प्रिडिक्टिव है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं आप, कोई इस तरह के टेंजिबल प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कह सकते हैं, ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, दूसरा इनिशिएशन हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप आगे बात आएगी तो हम कहेंगे जी चार्टर तो आपके पास एक बन गया, अब आपने क्या करना है जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना है। प्लानिंग में जब आप आ जाए, ठीक है, प्लानिंग में आपका जो मेन आउटपुट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एक कंसोलिडेटेड प्लान है, जिसके बहुत सारे सब प्लान होते हैं, जिसमें हमारा सबसे, जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट, या कह लें वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है। ठीक है, और बहुत सारे प्लान हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान है। ठीक है, और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान है। रिसोर्स एलोकेशन प्लान है, प्रोक्योरमेंट प्लान है। हाँ, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान है, बिल्कुल सही कह तो रहे हो। रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है, वर्क ठीक, मैनेजमेंट स्कोप प्लान है। मैनेजमेंट प्लान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान है। ठीक है, बच्चों में। फिर आपका स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान है, जो मैंने पहले बात की।
हाँ मैंने बिल्कुल, मोस्ट इनिशिएशन में लिख दिया था, लेकिन इम्पोर्टेंट। प्लानिंग का डॉक्यूमेंट है। ठीक है। तो प्लानिंग इस चीज़ का नाम है कि आप अपने रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे, स्कोप कैसे मैनेज करेंगे, और प्रोक्योरमेंट कैसे मैनेज तो करेंगे, मैनेजमेंट प्लान है, एक्टिविटी चेंज कैसे मैनेज मैनेजमेंट है, करेंगे। ऐसे ठीक है। सारी चीजें साथ ये साथ सारे चलती रहेंगी। स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होंगे। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर कुछ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स तो मैंने जिक्र कर दिए, लेकिन इसके अंदर तीन और चीजें होती हैं। वो होती हैं आपकी बेस लाइन्स, जिसमें आपकी स्केजुअल कॉस्ट और स्कोप बेस लाइन। ठीक है। बेस लाइन्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेस लाइन्स। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस लाइन। तो ये कौन सी होती हैं? स्कोप, स्केजुअल एंड कॉस्ट। कॉस्ट पे यही वो बेसलाइंस होती हैं जो हमने बनानी होती हैं। फिर इन बेसलाइंस को हम पूरे प्रोजेक्ट में मीट करने की कोशिश करते रहते हैं कि जी बेसलाइन बजट क्या है हमारा, 4 लाख, 4 हजार, $4,000। इसी को हमने यही हमारी ये हमारा बजट है, इसी को हमने मीट करना है। इसी पे हमें रेट किया जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हुआ, विद इन बजट कंप्लीट हुआ, और पूरा स्कोप उसने कंप्लीट किया कि नहीं। ऐसे ही। तो हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो परफॉर्मेंस बेस्ड लाइन है वो भी हम पार्ट ऑफ प्लानिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। फिर आ गया आपका, अगर हम इधर आए थोड़ा सा यहाँ पे, कि प्लान तो आपने कर लिया, अब आपने एग्जीक्यूट करना है। तो चलो आप स्कोप की बात करते हो। ठीक है। तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान जो है वो कैसे बनेगा? स्कोप मैनेजमेंट प्लान आपको बताएगा कि जी आपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन कैसे करना है। पहले तो स्कोप को डिफाइन कैसे करना है। ठीक है। डिफाइन स्कोप। ठीक है। फिर आपने डिफाइन एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज कैसे डिफाइन करनी है, या कह लें कि एक्टिविटीज कैसे डिफाइन करनी है। फिर उनको सीक्वेंस कैसे करना है। ठीक है, सीक्वेंस एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, स्कोप में भी आपका क्रिएट WBS भी आता है। एक मिनट, इधर आपका ना क्रिएट WBS भी आ जाता है। ठीक है। सीक्वेंस एक्टिविटीज ये क्या है? पहले तो स्कोप डिफाइन करना है, तो आपने ये कहना है कि जी 150 फीचर हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इस प्रोडक्ट में होंगे, इस साइकिल में ये कुछ होगा, इस गाड़ी में ये कुछ होगा, इस घर में ये कुछ। ये तो पूरी विश लिस्ट है। डिफाइन स्कोप कहता है कि भाई विश लिस्ट सामने रखो, और ऊपर अपना कंस्ट्रेंट्स देखो कि आपके पास पैसा कितना है, टाइम कितना है। फिर इसको डिफाइन कर दो कि भाई ठीक है जी, 15-20 बार हो गई या 10 अंदर आ गई। मतलब 15-20 फीचर्स आउट ऑफ द स्कोप हो गए, 10 फीचर इनसाइड द स्कोप हो गए, डिफाइन हो गया। यानी आपने बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। डिफाइन स्कोप मतलब होता है व्हाट आर द फीचर्स विच आर आउटसाइड द स्कोप एंड व्हाट आर द फीचर इनसाइड द स्कोप। ठीक है। फीचर्स जो आपने, कहानियां तो आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी होंगी ना, किताब लिखी जा सकती है कि इसमें ये होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आप अपना डिफाइन करते हैं स्कोप, दायरा खींचते हैं कि यार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यही हम इस प्रोजेक्ट में रियलिस्टिकली डिलीवर करेंगे। ठीक है। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ अभी बात हो रही है कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए। ये गाड़ी 1 मिनट में 100 किलोमीटर की स्पीड जो है पकड़ लेगी। ये तो एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और फीचर है। जस्ट गिव मी। वही हो गया। सो अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस बताई। ओके, वी विल शेयर अनदर इनवाइट। मैं ऐसा करता हूँ, एक और इनवाइट भेजता हूँ आपको। ठीक है। इसको ज़रा बंद करेंगे थोड़ी देर, 2 मिनट रुक जाए। ठीक है। ओके, मैं दूसरा लिंक ज्वाइन करूँ? नहीं, एक्चुअली जस्ट गिव मी अ टाइम, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ। जस्ट मैं ओके ओके, रिकॉर्डिंग नो। स्टॉप करता हूँ और इसी को एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, रुक जाए। ओके।